स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे 11th क्लास की बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में, और जो टॉपिक आज हम लोग बात कर रहे हैं वो 4th चैप्टर का एक टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में, संघ आर्थ्रोपोडा। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। फाइलम आर्थ्रोपोडा पे बात करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थस, टीनोफोरा, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, इन जंतु संघों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी क्रम में आज बात करेंगे संघ आर्थ्रोपोडा की। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में। नंबर 1 जो डिस्कशन हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि आखिर इस जंतु संघ का नाम आर्थ्रोपोडा क्यों दिया गया है। तो जो शब्द आर्थ्रोपोडा हैं ये एक्चुअल में 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द आर्थ्रो है और दूसरा शब्द पोडा है। जहां आर्थ्रो का अर्थ और पोडा का अर्थ क्या है वो देखते हैं। पोडा का अर्थ है उपांग, जबकि आर्थ्रो का अर्थ है संधि युक्त। तो ऐसे जंतु जिनके उपांग संधि युक्त हैं वे संघ आर्थ्रोपोडा में सम्मिलित किए गए हैं। अंग्रेजी में संधि युक्त के लिए जॉइंटेड ये शब्द प्रयोग में लिया जाता है। तो आपने कॉकरोच के विभिन्न जो कीट हैं, इंसेक्ट हैं, अगर इनके उपांग देखे हैं तो मैंने जैसा डायग्राम में बनाया है इस प्रकार के संधि युक्त उपांग इनमें उपस्थित होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा शब्द का अर्थ है संधि युक्त उपांग। तो उन जंतुओं की बात कर रहे हैं जिनके उपांग इस प्रकार के, जैसा बोर्ड पे मैंने बनाया है। तो आर्थ्रोपोडा शब्द का क्या अर्थ है ये हमने डिस्कस किया। तो आर्थ्रोपोडा संघ में उन सभी जंतुओं को सम्मिलित किया गया है जिनके उपांग संधि युक्त होते हैं। ओके, अब बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ सामान्य लक्षणों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के कुछ सामान्य लक्षणों की। तो नाम का क्या अर्थ है ये आपको समझ में आया। इन जंतुओं को आर्थ्रोपोडा क्यों कहा गया है ये जानकारी आपको समझ में आई। अब जो पहला लक्षण मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है कि आर्थ्रोपोडा जो है वो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। It is the largest phylum of
एनिमल किंगडम, यानी जंतु जगत जो है इसका सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। अब बड़े संघ का क्या अर्थ है, तो हम बात करते हैं प्रजातियों की, स्पीशीज की। तो हिंदी में प्रजाति, अंग्रेजी में स्पीशीज। तो क्या देखते हैं हम, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में सर्वाधिक जंतुओं की प्रजातियां हैं। तो जंतुओं की प्रजातियां सर्वाधिक हैं, इसी कारण आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। तो यहां पर जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियां, सर्वाधिक स्पीशीज सम्मिलित की गई है। तो पहले लक्षण के बारे में बात की, ये जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है क्योंकि इसमें जंतुओं की सर्वाधिक प्रजातियां सम्मिलित की गई है। नंबर 2, दूसरे लक्षण पे बात करेंगे। इन जंतुओं की सममिति की हम बात करेंगे, इन जंतुओं की सिमेट्री की बात करें तो क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में द्विपार्श्व सममिति, बाइलैटरल प्रकार की सममिति पाई जाती है। चूंकि सममिति इनकी द्विपार्श्व प्रकार की है, तो जिन जंतुओं में द्विपार्श्व प्रकार की सममिति पाई जाती है उनको एक ग्रुप, एक समूह बाइलैटरिया में सम्मिलित किया जाता है। तो जो संघ आर्थ्रोपोडा है या जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु हैं, इन्हें ग्रुप बाइलैटरिया में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इनकी सममिति, इनकी सिमेट्री बाइलैटरल द्विपार्श्व प्रकार की होती है। तो 2 बातों पे डिस्कस की। अब हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा जंतुओं में शारीरिक संगठन पर। तो क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, यानी इन जंतुओं में संबंधित अंग मिलकर तंत्र विकसित कर देते हैं, यानी ऑर्गन मिलकर सिस्टम का परिवर्धन कर देते हैं। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं में ऑर्गन, सिस्टम, ग्रेड का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में अंग तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं, वो इनमें पाया जाता है। जैसे इनमें श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है। अगली बात करेंगे आर्थ्रोपोडा जंतुओं में जनन स्तरों की, जर्म लेयर्स की। तो क्या देखते हैं, आर्थ्रोपोडा जंतुओं में कुल 3 जनन स्तर उपस्थित हैं। भ्रूणीय एक्टोडर्म है, भ्रूणीय मीजोडर्म है और भ्रूणीय एंडोडर्म है। तो तीनों जनन स्तर उपस्थित हैं। इस कारण आर्थ्रोपोडा जंतु त्रिकोरक स्तरीय, अंग्रेजी में ट्रिप्लोब्लास्टिक प्रकार के ये जंतु हैं क्योंकि इनमें तीनों जनन स्तर मौजूद होते हैं। तो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म भी है, एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी है
और एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म भी इनमें उपस्थित होती है। अगली जो बात करेंगे हम आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बारे में, वो इनमें सीलोम, जिसे हिंदी में देह गुहा कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है, और वास्तविक देह गुहा उपस्थित है, इसलिए आर्थ्रोपोडा जंतु सीलोमेट जंतु कहलाते हैं। तो एनेलिडा के समान आर्थ्रोपोडा जंतु भी सीलोमेट जंतु हैं, क्योंकि इनमें भी वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। अब इनकी जो ये वास्तविक देह गुहा है, जो सीलोम है, ये सीलोम मीजोडर्म के विपाटन से निर्मित होती है। और जब कोई वास्तविक देह गुहा मीजोडर्म के विपाटन से निर्मित होती है, तो उसे शाइजोसीलोम कहा जाता है। तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं में साइजोसीलोम प्रकार की देह गुहा उपस्थित होती है, और जो साइजोसीलोम देह गुहा है, ये मीजोडर्म के विपाटन से निर्मित होती है। तो आर्थ्रोपोडा सीलोमेट जंतु हैं, इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, और वो वास्तविक देह गुहा साइजोसीलोम प्रकार की इनमें होती है। अगली जो बात करेंगे आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बारे में, वो है खंडी भवन की। एनेलिडा संघ के जंतुओं के समान आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में भी वास्तविक खंडी भवन है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में ये खंडी भवन केवल और केवल एक्सटर्नली, बाहरी स्तर पर ही स्पष्ट होता है। जबकि हमने एनेलिडा में बात की थी, केचुए की बात की थी, जोंक की बात की थी, तो वहां एक्सटर्नली भी है, यानी बाहरी स्तर पर भी खंडी भवन है, और इंटरनली आंतरिक स्तर पर भी खंडी भवन उपस्थित होता है। लेकिन आर्थ्रोपोडा में अगर कंपैरिजन करें तो खंडी भवन वास्तविक तो है, लेकिन वो केवल एक्सटर्नली, बाहरी स्तर पर ही मौजूद है। जैसा कि कॉकरोच में, टिड्डी में, और भी जो इंसेक्ट है उसमें आपको दिखाई देगा। तो बात की इनके खंडी भवन की, और वो केवल और केवल एक्सटर्नली, बाहरी स्तर पर ही मौजूद है। अब बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के अगले लक्षण के बारे में, जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्षण है, वो है इनके बाह्य कंकाल की। अगर हम संगठन की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जंतुओं का ये जो बाह्य कंकाल है, ये काइटिन से बना हुआ है। तो काइटिन से बाह्य कंकाल बना है, और इस बाह्य कंकाल या इस काइटिन की उपस्थिति के कारण ही आर्थ्रोपोडा जंतु जगत के सर्वाधिक सफल जंतु हैं। और इसी काइटिन के कारण आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु सभी प्रकार के आवासों में, जलीय आवास में, स्थलीय आवास में, मरुस्थलीय आवास में, वायवीय आवास में, तो जितने भी उपलब्ध आवास हैं, उन सभी उपलब्ध आवासों में आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु मिलते हैं, सफलता पूर्वक जीवित रहते हैं।
तो इनकी सफलता के पीछे इस काइटिन के बाह्य कंकाल का हाथ है। काइटिन हल्का है तो उड़ते समय शरीर का भार नहीं बढ़ा था। काइटिन वाटरप्रूफ है, जलरोधी है, तो जलीय जंतु पानी से भीगते नहीं है, सुरक्षित बने रहते हैं। और ये ऊष्मारोधी है, तो जो मरुस्थलीय जंतु हैं वो तेज या उच्च ताप में भी सुरक्षित बने रहते हैं। तो इनका जो ये बाह्य कंकाल है जो काइटिन का बना हुआ है, वो इनकी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बात की आर्थ्रोपोडा जंतुओं में बाह्य कंकाल की, जो कि काइटिन से निर्मित है। ये जलरोधी, ऊष्मारोधी और भार में हल्का होता है। अब हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा जंतुओं में उत्सर्जन की, एक्सक्रीशन की। तो क्या देखते हैं कि आर्थ्रोपोडा जंतुओं में जो उत्सर्जन का काम है, जो परासरण नियमन का काम है, दो प्रकार के काम है, उत्सर्जन का भी और परासरण नियमन का भी। ये दोनों काम जिन उत्सर्जी अंगों के द्वारा किए जाते हैं उनका नाम है मेलपीजियन नलिकाएं। तो ये मेलपीजियन